सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 7, चिकित्सा का चक्कर। पाठ परिचय जान लेते हैं। चिकित्सा प्रणालियां हर प्रकार की हैं और मित्रगण व नाते रिश्तेदार भी। किसी के बीमार पड़ने पर क्या वातावरण होता है, उसका बड़ा सजीव चित्रण हास्य का पुट देते हुए इस पाठ में किया गया है। तो हमारे आसपास हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। रोजाना हमारी नई नई चिकित्सा प्रणालियां बन रही हैं। तो अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो इस बात को इस पाठ में बताया गया है और बहुत ही हास्य व्यंग के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता तो मेरी बड़ी इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यूडिक्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेल कर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढक जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। तो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। वो बिल्कुल हट्टे कट्टे अच्छे से थे, तंदुरुस्त थे और इसीलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही थी और उनकी आयु 35 वर्ष हो गई थी। तो लेखक कह रहे हैं मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा था, लेकिन जब भी मैं बीमार लोगों को देखता तो उनकी हमेशा क्या इच्छा होती कि वो भी कभी बीमार पड़ जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब भी बीमार पड़ूंगा तो लोग मुझे देखने के लिए आएंगे, मुझे हंट लेके बिस्कुट खाने के लिए दिए जाएंगे, जो कि बीमार व्यक्ति को ही दिए जाते हैं। यूडिक्लोन की शीशियों के द्वारा मेरी पत्नी मेरे सिर की मालिश करेगी अपने कोमल कोमल हाथों से। और जब लोग आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि कैसी तबीयत है, कैसे बीमार पड़े, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, या रोनी सी सूरत बनाकर मुझे देखेंगे, तो मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है लेखक को जब तक वो बीमार नहीं पड़ा है। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा लिया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। तो लेखक बता रहे हैं एक दिन वो हॉकी खेल कर आते हैं, अपने कपड़े उतार कर स्नान वगैरह कर लेते हैं। वैसे तो वो रोजाना शाम के समय ही भोजन करते थे, लेकिन आज मैच के दौरान उन्होंने वहां पर कुछ ज्यादा कुछ खा लिया था, जिसके कारण उन्हें भूख नहीं लग रही थी। जब उनकी पत्नी उनसे खाने के लिए पूछते हैं तो वो कह देते हैं कि आज वो मिठाई खाकर आए हैं, इसलिए भूख नहीं है। लेकिन पत्नी कहती है अगर थोड़ी बहुत भी भूख है तो खाना खा लो, क्योंकि मुझे आज सिनेमा देखने के लिए जाना है, देर हो जाएगी। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। यह सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। लेकिन कह रहा है कि आज उसने उस दिन ज्यादा नहीं खाया, केवल 12 पूरियां ही खाई और आधा पाव मलाई। और खाने के बाद उसे पता चला कि बाग बाजार में कि जो प्रसाद जी के यहाँ से जो बाग बाजार में रसगुल्ले जो वहाँ के फेमस हैं वो आए हैं। तो लेखक क्या सोचता है, कल तक संभव है कुछ खट्टे हो जाएं। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। वो कहता है कि उसने सोचा कि रसगुल्ले अगले दिन तक खराब ना हो जाए, खट्टे ना हो जाए, इसलिए वो 6 रसगुल्ले खा लेता है। और वो कह रहा है कि वो रसगुल्ले छोटे नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े थे। जैसे क्या होती है छायावादी कविताएं बहुत छोटी छोटी सी होती है, वो ऐसी नहीं थे, वो बहुत ही बड़े बड़े थे, बता रहा है लेखक इसमें। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में दर्द मालूम पड़ता था। कोई बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। तो रात के 3 बजे अचानक से लेखक के पेट में दर्द होने लगता है
और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेट के अंदर सुइयां चुभो रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि उस वक्त मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे घर में रामबाण, पेट दर्द का जो रामबाण है, अमृत धारा, वो था। लेकिन पूरी शीशी खत्म होने पर भी दर्द कम नहीं हुआ और इसलिए सुबह के समय डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी नहीं कह पाया कि वे बोले, जबान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टर को मरीजों की जीभ देखने में आता है। तो कह रहे हैं लेखक, जो डॉक्टर आए तब वो इक्के इक्के यानी कि तांगे पर बैठकर आए और उन्होंने सूट बूट पहन रखा था। तो किसी सूट बूट वाले व्यक्ति का तांगे पर आना ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कोई नेता हो और वो मोटर छोड़कर, अपनी मोटर गाड़ी छोड़कर पैदल चल रहा हो। मैंने उन्हें अपनी पूरी बात ही नहीं बता पाया कि उस लेखक से डॉक्टर ने कहा कि जीभ दिखाइए। तो लेखक कह रहा है, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रेमी को अपनी प्रेमिकाओं की आंखें देखने में बहुत मजा आता है, ऐसे ही डॉक्टरों को रोगियों की जीभ देखने में मजा आता होगा। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला नहीं होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहां दवाइयां ताजी मिलती हैं। गर्म बोतलों से सेकना भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं वो कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप देख दो, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, आप दवा की 1-2 खुराक लेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। लेकर कह रहा है कि मेरे पेट में तो इतना भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन जो डॉक्टर साहब है ऐसा लग रहा था कि वो साहित्य का मजा ले लो, साहित्यिक बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज दवा खाना खुला नहीं है क्योंकि छुट्टी है, आप चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिए। फिर गर्म बोतलों से मेरे पेट की सिकाई की गई। मेरे पेट पर छाले पड़ गए, लेकिन दर्द में कमी नहीं हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जब कोई भी आता एक ना एक नुस्खा अपने हाथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के सिवा जूते के और कोई चीज बाकी न नहीं रह गई जिसे लोगों ने बताया हो। तो दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन दर्द लेखक का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा लगता था कि दर्द को भी लेखक से प्रेम हो गया है। फिर उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हुआ। लेखक कह कि ऐसा लग रहा था कि मेरे घर पर कोई मेला ही लग गया हो। उनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक ही बताऊं आप लोगों को, लेकिन जो भी व्यक्ति आ रहा था अपने साथ मुझे कोई ना कोई नुस्खा बता के जो आ रहा था। कोई कह रहा था हींग पिला दो, कोई कह रहा था चूना खिला दो। लेखक कह रहा है ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो बस जूते खाने के अलावा कोई चीज घर में रह ही नहीं गई है, हर चीज मुझको मुझको खिला दी गई थी। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी और विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है, राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, मुझे कुछ भी बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती। तो ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकर के दर्द में कोई कमी नहीं आती। लोग आते हैं, उनकी तबीयत पूछ रहे, लेकिन साहित्यिक बातें करने लगते हैं, रंगमंच की बातें करने लगते हैं, किसी ना किसी लेखक और कवि के विषय में बातें करने लगते हैं। और लेखक कह रहे हैं मुझे भी उनके साथ लगातार बोलना पड़ रहा था, और साथ ही साथ उनको पान और खिलाने और सिगरेट पिलाने का खर्चा अलग था, ये मुझे और झेलना पड़ रहा था। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। फिर लोगों ने कहा कि आप किसी और डॉक्टर को दिखाइए, इससे कुछ असर नहीं पड़ रहा। फिर डॉक्टर चूहानाथ काथर जी को बुलाया गया। तो लेखक कह रहे हैं कि आप अगर इनका नाम सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी।
लेकिन मैं क्या करूं, इसमें मेरे कोई दोष नहीं है, इनके माता पिता का दोष है कि उन्होंने उनका ऐसा नाम रखा। अगर मेरे ऊपर होता तो मैं उनका कोई साहित्यिक नाम ही रख देता। और वह जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण थे। उस समय उनकी फीस 8 रुपए थी और 1 रुपया वो मोटर से आने जाने का लेते थे। उन्होंने लंदन से FRCS की डिग्री हासिल की थी। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाकर पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोचकर चुभो दी। तो लेखक बता रहा है जिस प्रकार से कुछ लोग रात में ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से सौंदर्य उनका बढ़ जाता है, उसी प्रकार से डॉक्टर की जो फीस है वो भी रात के समय बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेरे को दवा दी, पानी गर्म कराकर उसमें दवा डालकर फिर सुई इंजेक्शन में भरकर वो मेरी लगा दी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी। और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गए। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ बताया और चले गए। उसके बाद लेखक को नींद आ जाती है और उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखता है उसके दर्द अब कम हो गया है और अगले दिन उसका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चुआनाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के सत का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की आवश्यकता न होगी। तो इस प्रकार से लगातार 2 हफ्ते लेकर कह रहे उसे ठीक होने में लग जाते हैं। वह लगातार डॉक्टर चुआनाथ कातर जी की दवा पी रहा था। 18 आने की रोजाना शीशी आती थी और दवा तो ऐसी थी कि डॉक्टर की कि अगर कह रहा है लेखा कि अगर किसी मुर्दे को भी अगर वो पिला दो तो वो भी तिल मिला जाएगा, यानी वो भी बेचैन हो जाएगा, इतना खराब स्वाद था दवा का। फिर वो डॉक्टर साहब के घर उन्हें धन्यवाद देने के लिए जाता है और पूछता है अब दवा पीने की जरूरत है या नहीं। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफी एहतियात न रख करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि अपने आपने समय पर मुझे बुलवा लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। तो कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर एहतियात बरतेंगे तो ठीक है, वरना आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम था अपेंडिसाइटिस हो जाएगी। और आपकी पत्नी बहुत ही भाग्यवान है, अगर 6 घंटे की और देरी हो जाती वो कहते हैं वरना आपकी पत्नी को हमेशा के लिए रोना पड़ता। अभी कुछ समय और आपको दवाई पीनी पड़ेगी। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिसका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। तो लेखक के सामने जो डॉक्टर चुआनाथ कातर जी थे, बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियों के नाम लगातार लेते रहते हैं। तो लेखक को लगता है कि ये बीमारियां वास्तव में होती हैं या केवल इन डॉक्टरों को इन बीमारियों के बारे में पता है। और फिर काफी दिन तक लेखक उस दवाई को पीता रहता है। अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौजी ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों के नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। उधर मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। उधर इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी न तो किसी की बात मानता था और न ही कोई निश्चय ही हो पाता था। यह कह रहे हैं कि 1 सप्ताह भी लेखक कह रहे हैं कि बीतता नहीं है, फिर से दर्द उसके पेट में होने लगता है। जो लेखक कह रहा है कि डॉक्टर ने जितनी बीमारियां बताई थी उसे ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई बीमारी मुझे ना हो गई हो। फिर से डॉक्टर साहब के पास आदमी को भेजा गया कि अपना इंजेक्शन वाला सारा सामान लेकर आ जाइए।
लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। और मेरा पेट में इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया था कि मैं लगातार बेचैन हो रहा था, करवटें बदल रहा था। और बार बार मित्रों की, रिश्तेदारों की और मेरे घर वालों की मीटिंग हो रही थी कि किसको बुलाया जाए, किसी को ना बुलाया जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। तो कभी कोई कह रहा था कि आयुर्वेद वाले डॉक्टर को बुलाए, चिकित्सा मार्तंड को बुलाया जाए, इसको बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए, और अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाया गया। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए, न भेजे गए सज्जन का कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की भांति बढ़ता जा रहा था, दूसरी और उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा था कि बेचैनी और भी बड़ी। अंत में जो साहब गए थे वे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध की संक्रांति थी, वृत्र से शनि की स्थिरता है, 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर वे आने के लिए कह आए थे, अतः बुलाना भी आवश्यक था। तो 45 मिनट बीत जाते हैं, जो व्यक्ति वैद्य जी को बुलाने गया था वो नहीं आता, और ना ही वैद्य जी ही आते हैं। और बाद में वो व्यक्ति आया और बोला कि वैद्य जी ने तो पत्रा देखा है और बताया है कि अभी समय सही नहीं चल रहा है, ग्रहों का कुछ प्रभाव चल रहा है, वो थोड़े समय बाद आएंगे। ठीक है, तो ये कहकर वो आ गया था वहां से, और थोड़े ही दिन में वैद्य जी आने वाले थे। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और ने पूछा। पहले 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की, और फिर बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है, और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें आधा घंटे बाद वैद्य आते हैं। वो पालकी में बैठ कर आए थे। वो आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्होंने धोती पहन रखी थी और कंधे पर सफेद दुपट्टा डाला हुआ था। इसके अतिरिक्त बस उन्होंने जनेऊ पहन रखा था, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुश्ती लड़कर आए हैं। वैद्य जी ने कुछ नहीं पूछा, एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की नाड़ी देखी, फिर बोले कि वायु का प्रभाव पड़ा है और वो पित्ताशय में पहुंच गई है, जिसके कारण इन्हें मंदाग्नि हो गई है। और अब जब ऐसा होता है तो भोज्य पदार्थ क्या करता है, ऐसा लगता है कि पेट में ही शूल की भांति चुभ रहा हो। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो ले आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ, अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, अदरक का रस, और कहा कि इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द रह गया। वह CID की तरह पीछा ही नहीं छोड़ता था। तो कविराज अपना बोलता जा रहे थे, और लेखक के पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर लेखक को क्रोध आ जाता है। वो कहता है कि पहले अलमारी में से आमटे का कोष लाइए, जिसमें मैं देखूं और समझ सकूं इनकी बात की मुझे कौन सी बीमारी हुई है। फिर तभी तो मैं दवा ले पाऊंगा, कि मैं जान पाऊंगा कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है। फिर वैद्य जी ने चरक के सुश्रुत के श्लोक सुनाए कई सारे। उसके बाद कहा, मैं दवा दे देता हूँ। फिर दवा दी अदरक का रस में मिलाकर, और कहा कि इसका सेवन लगातार करना होगा। उन्हें फीस दी गई। तो लेखक कह रहा है, इस प्रकार से मेरा वैद्य से पिंड छूटा। तो 2 दिन की दवा हुई। दर्द कम हो रहा था, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति के पीछे CID लग जाती है, उसी प्रकार से मेरे पीछे दर्द हो गया, यानी कि मेरे पीछे पड़ गया दर्द भी। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक।
तो लेखक कह रहा है, मैं पूरे दिन चारपाई पर लेटा रहता था। मेरे मित्र मुझसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन वो मुझे अपनी बातों से आराम कम देते थे, मेरा दिमाग ज्यादा खाली कर जाते थे। कि एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। वे बोले, साहब, आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही दिया, अब हकीम भी सही। तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, हमें अपने देश के लोगों के बारे में ही सोचना चाहिए। हमें या तो वैद्य जी को दिखाओ या फिर हकीम को दिखाओ। तो मैं वैद्य जी को तो दिखा ही चुका था, मैं हकीम को दिखाने के बारे में सोचने लगा। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करूं, मुझसे न हो सकेगा। लेखक कह रहा है, मैं तो केवल अपनी बीमारी के बारे में ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं उस वक्त कितना बेबस था, कितना लाचार था। लेकिन अगर मैं हकीम साहब की पोशाक का वर्णन करना करूं, उन्होंने किस प्रकार का वस्त्र पहन रखे थे, किस प्रकार का उनका रहन सहन था, तो ये बात मुझसे नहीं हो सकेगी। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पायजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनवाने वाले थे, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। तो यहाँ पर लेखक ने उनकी वेशभूषा का वर्णन करा है हकीम जी की। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था, अब यह जिंदगी आपके हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि वो मरने वाला है, इसलिए आपका इंतजार कर रहा है, तो वो कहते हैं ऐसी बातें नहीं करते और उसकी लेखक की नब्ज देखने लगते हैं। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई। ठीक है, आप इलाज शुरू कीजिए। तो लेखक उनसे कहता है कि आप भी लुकमान हकीम की तरह मशहूर हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है, आप अपना इलाज शुरू कर दीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशा अल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज को देखा, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख रहा हूँ, इसको वक्त पर आपको पीना है, भगवान की जरूर आप पर कृपा होगी। और वह चलने के लिए तैयार हुए और बोले कि ये बात का ध्यान रखना कि दवाइयाँ पुरानी ना हो, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, तो कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती हैं, जादू का। फिर धीरे धीरे मेरा दर्द कम हुआ, लेकिन मेरे अंदर कमजोरी आ गई थी। दर्द कभी कभी बहुत तेजी के साथ आता था। इस कारण सभी को चिंता होने लगी, मुझे भी चिंता होने लगी। किसी ने कहा एक्सरे करवाओ, किसी ने कहा जल चिकित्सा करवाओ। तो एक मित्र आए, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, होम्योपैथिक की दवाई आप लीजिए, छोटी छोटी गोलियां होती है, लेकिन इनमें जादू होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेकर धूप में बैठिए, एक हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो आपको कैसे बुलाता। किसी व्यक्ति ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए, गीली मिट्टी पेट पर लगाइए और धूप में बैठिए, एक हफ्ते में आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जो मेरे ससुर थे वो डॉक्टर को लेकर आए, उसने कहा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं।
तो मैंने कहा अगर मैं समझदार हूं इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। इस बीच में मेरी नानी की बहन मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़ी ही लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी स्त्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसे खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लगे ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? सब लोग चले गए। तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊंगा। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है, वहां सभी साधन है। इसी बीच में लेखक की नानी की बहन उसे देखने के लिए आती है। वो कहती है, जरूर कोई ऊपरी हवा है इनके ऊपर, जरूर किसी चुड़ैल का साया है, तभी इसकी बरौनियां इतनी खड़ी हुई हैं। तो वो लेखक कहता है कि मैं सोचने लगा कि डॉक्टर के कम थे जो चुड़ैल भी मेरे पीछे पड़ गई, क्या वो डॉक्टरों से भी बढ़कर है? तो मेरी पत्नी ने कहा कि चलो ये ठीक है, किसी ओझा को बुला लेते हैं और इसे बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे दर्द में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। बीच बीच में दवा होती रही लेकिन मुझे पूरा फायदा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं लखनऊ जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा, क्योंकि काशी से अच्छे डॉक्टर लखनऊ में है। सब तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक डॉक्टर को एक मेहरबान बुला लाई। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। कोई ऐसी ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। तो सब मेरी जाने की, लखनऊ जाने की तैयारी हो चुकी थी। तभी एक व्यक्ति, हमारे जो सज्जन है, वो भी एक डॉक्टर को बुला कर लाए। उन्होंने जब मेरा मुंह खोलकर देखा तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। मैं उनकी हंसी देखकर बहुत घबरा गया, क्योंकि मैंने ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलनों में ही सुनी थी। जब कोई बिल्कुल ऐसी कविता सुनाई जाती है जो हंसी वाली हो, तब लोग ऐसी कविता को सुनकर हंसते हैं। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं कि तुम्हें पायरिया है, इसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तो क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा, फिर मैंने निश्चय किया कि यह डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ पहुंचा, पूछवाया। क्या कहते हैं वो डॉक्टर, जब मेरे दांतों को देखकर कहते हैं कि किसी भी डॉक्टर को ये बात सूझी ही नहीं कि तुम्हारे दांतों में पायरिया है, जिसका जहर धीरे धीरे तुम्हारे पेट में जा रहा है, जिसके कारण ये सारी परेशानियां हो रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा, तो अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, करना क्या है, सारे दांत निकलवा दीजिए, दंत चिकित्सक के यहाँ जाइए, दांतों के डॉक्टर के पास जाइए। तो लेकर कह रहे हैं, मैं सोचने लगा इन्हें कहने में तो कितनी जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, जैसे कोई दांत निकलवाना बच्चों का खेल है। फिर मैंने रात भर सोचा और सोचा कि डॉक्टर ठीक ही कह रहे हैं, और फिर दंत चिकित्सक के यहाँ ये सारी बातें पूछवाई। उसने कहा, 3 रुपए दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा, इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है और इतना खर्च कर लेता हूँ। तो उसने बताया कि 3 रुपए एक दांत तोड़ने के लगेंगे, तो टोटल आपके 96 रुपए बैठेंगे, मैं आपके ऊपर 6 रुपए छोड़ देता हूँ। फिर उसने कहा कि और दांतों को बनवाने के अलग पैसे लगेंगे। लेखक कह रहे हैं कि ये बातें सुनकर मेरे पेट के साथ साथ दिमाग में भी दर्द होने लगा, सिर में भी चक्कर आने लगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर जान ही नहीं होगी तो पैसों का क्या करूंगा, जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च कर लेता हूँ। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा लो, आंखें निकलवा लो। यह सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने सोच लिया था कि वो पैसे खर्च कर देंगे। वो अपनी पत्नी से पैसे मांगते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी बुद्धि क्या हो गया है, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी बुद्धि के घास चरने चली गई है,
तुम बिल्कुल बेवकूफ हो गए हो, तुम्हारे में इतनी समझ नहीं। आज एक डॉक्टर आया कह रहा है दांत उखड़वा लो, कल दूसरा डॉक्टर आएगा वो कहेगा बाल उखड़वा डालो, फिर कोई कहेगा नाक नुचवा लो, आंखें निकलवा दो। तो तुम ये सब करते रहोगे, ये सारी बातें व्यर्थ है। ठीक से खाना खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि जब मैं अपनी पत्नी से बोला जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए, क्यों बेकार किए इतने रुपए जो तुम्हें अपनी ही दवा करनी है। और लेखक है बेढप बनारसी। तो यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार से पेट में दर्द होने पर एक क्या हुआ, एक हास्य व्यंग का माहौल तैयार हो गया। पेट में बहुत दर्द था, बहुत परेशानी थी, लेकिन सब इसमें भी मजा लूट रहे थे, सब अपनी अपनी सलाह देकर जा रहे थे। तो अंत में क्या हुआ, अंत में लेखक की पत्नी ने अपना स्वयं का निर्णय लिया। तो यही बताया है कि हमें अपने अपने दिमाग से सोचना चाहिए, केवल लोगों की कई बातों पर नहीं चलना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हमें आराम करने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये चीज क्या हो जाती है, कई बार बहुत गलत हो जाती है। जैसे लेखक के साथ हुआ, वो बीमार पड़ना चाहता था, देखना चाहते थे कि लोग उसके साथ आकर किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, और दर्द ही उसके पीछे पड़ गया। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, राम बाण अचूक इलाज, सांत्वना शांत करना, संक्रांति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, प्रकोप प्रभाव, शूल दर्द, इक्के एक घोड़े की सवारी, मंदाग्नि खाना न पचना, और बरौनी पलक। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना और उसके गोले को रंग देना। तो चलिए कर लेते हैं। बीमार पड़ने पर लेखक ने अपनी पत्नी से क्या अपेक्षा की? तेल मालिश की, यूडिक्लोन की मालिश की, सिर दबाने की, पैर दबाने की। तो उसने यूडिक्लोन की मालिश की थी अपेक्षा अपनी पत्नी से। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। सरकारी डॉक्टर ने कहां से दवा मंगवाने की सलाह दी? चंद्रकला फार्मेसी से, सरकारी दवाखाने से, शहर से, अपनी दुकान से। तो उसने सलाह दी थी चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगाने की। ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। डॉक्टर साहब किस वाहन पर आए थे? रिक्शे से, पैदल, इक्के पर, साइकिल से। तो वो आए थे इक्के पर। सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। दूसरे डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री थी? एमबीबीएस, FIC, एस, MCH, MD। दूसरे डॉक्टर के पास जो डिग्री थी वो थी FICS। ये यहाँ जो लिखा है तो FR, आई की जगह आर हो जाएगा, FRCS हो जाएगा। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। उस समय औषधियों का राजा किसे माना जाता था? अमृतधारा, पुदीन हरा, हींग बटी, कायमचूर्ण। तो उस समय औषधियों का जो राजा माना जाता था वो अमृतधारा को माना जाता था। ए बी विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। अब है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, दो शब्द हैं, एक शब्द सही और एक गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। एक रिक्त स्थान में हॉकी खेलकर आया। तो क्या आ जाएगा? रात दिन एक दिन। उस दिन रिक्त स्थान ही खाया, थोड़ा अधिक थोड़ा। थोड़े में भी लेखक ने कितना कहा था? 12 पूरियां और आधा पाव मलाई। कल तक संभव है कुछ रिक्त स्थान हो जाए, मीठे खट्टे खट्टे हो जाए। वे एक रिक्त स्थान पर तशरीफ लाए, रिक्शा इक्के, वो इक्के पे लाए थे, इक्के यानी कि तांगा। उनकी फीस रिक्त स्थान रुपए थी 68, तो उनकी फीस थी 8 रुपए। तो बच्चों हमने ये कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका पे। ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चों आज हमने एक हास्य व्यंग्यात्मक पाठ को पढ़ा। हमने जाना कि किस प्रकार से जब हम बीमार होते हैं लोग हमें बार बार अलग अलग प्रकार की दवाइयां बताते हैं, अलग अलग प्रकार के नुस्खे देते हैं।
तो हमारा क्या है, हमारा इस पाठ हमें यही सिखा रहा है कि हमें अपना निर्णय लेना चाहिए, अपने खुद के निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।